तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां एक बार फिर सीएम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। वहीं धान के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल पीयूष गोयल से चर्चा करेंगे। तो सीएम के साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी दिल्ली जाएंगे। सीएम 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और देर शाम रायपुर वापस लौट आएंगे। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य से केंद्रीय कोटे में लिए जाने वाले चावल के कोटे को बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा। तो बिल्कुल इस बार फिर एक बार कहा जा सकता है कि सीएम भूपेश बघेल चावल के कोटे को लेकर एक अहम चर्चा करने वाले हैं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से। पहले भी सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर जा चुके हैं, तो देखना होगा इस बार की ये जो मुलाकात है और चर्चा है, इससे क्या कुछ सामने आता है। तो विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5वां दिन है। बजट सत्र के 5वें दिन सदन में प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। बजट पेश होने के पहले मंत्री अमरजीत भगत सदन के पटल पर वार्षिक लेखा जोखा रखेंगे। वहीं आज विधानसभा में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के विनिवेशीकरण के खिलाफ भी आवाज उठ सकती है। सरकार आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को भी पारित कराएगी। वहीं विपक्ष ने इस प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव दिए हैं। विधायक सत्यनारायण शर्मा एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करने वाले हैं। इसमें केंद्र सरकार से LIC का विनिवेशीकरण नहीं करने, इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध न करने और IPO जारी नहीं करने का अनुरोध किया जाना है। तो आज 5वां दिन है बजट सत्र का और इसमें सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत धान का हिसाब देने में बुरी तरह फंस गए। 2019-20 में खरीदा गया धान कस्टम मिलिंग होने बच गया और FCI में जमा नहीं हो पाया। इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल दागे, जिस पर सत्ता पक्ष बुरी तरह से घिर गया। बात यहां तक पहुंच गई कि मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस मुद्दे पर अलग से आधे घंटे चर्चा होना तय हुआ। बात आज फिर धान, किसान और इस पर हो रही सियासत को लेकर है। 2021 में धान खरीदी 92 लाख मीट्रिक टन, कस्टम मिलिंग 60 लाख मीट्रिक टन, केंद्रीय कोटा 24 लाख मीट्रिक टन, राज्य का PDS कोटा 24 लाख मीट्रिक टन। 2021 में बकाया 12 लाख मीट्रिक टन धान। 2020 का 3.44 लाख मीट्रिक टन धान भी बकाया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक ऐसा मसला है जिसको लेकर पिछले कई महीनों से पक्ष विपक्ष में तकरार जारी है। ये सिलसिला बजट सत्र के दौरान भी देखने को मिला। सदन में बकाया धान और उसके कस्टम मिलिंग का मुद्दा जोर शोर से उठा। विपक्ष ने प्रश्नकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने केंद्र के तय कोटे में कम चावल जमा किए। विपक्ष ने कहा कि राज्य में गैर जिम्मेदाराना तरीके से कस्टम मिलिंग हो रही है। निर्धारित कोटे का चावल लापरवाही की वजह से जमा नहीं हो सका है। तो वास्तविक में जो 28 लाख मीट्रिक टन चावल जमा नहीं कर पाए, उसको किस हैसियत से उसको 40 लाख मीट्रिक टन के आदेश जारी होंगे। ये सरकार जिस प्रकार से धानों को सड़ाने का काम किया और लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय संपत्ति का इन्होंने नुकसान किया है, राष्ट्रीय क्षति किया है। ये सरकार की जो कथनी और करनी कि सदन के अंदर में इनका जवाब कैसे आता है, बाहर में राजनीति कैसे करते हैं, केंद्र सरकार को बदनाम कैसे किया जाता है, ये सारी बातों के आज छत्तीसगढ़ सरकार की पोल खुल गई है। अगर 39 लाख किसानों में से 19 लाख किसानों का ये सिर्फ धान खरीद रहे हैं, तो बाकी 19 लाख किसानों का धान कहां जाएगा। और ये सरकार पूरी तरह धान के मामले में गोलमोल कर रही है। और हमने तो आज इस बात को कहा है, स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, कि धान की मिलिंग में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कमीशन का मामला तय नहीं हो रहा है। हमने इस बात को भी कहा है कि धान के उठाव में इसलिए कमी हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग में कमीशन का मामला तय नहीं हो रहा है। तो ये सरकार सिर्फ कमीशन पर चलने वाली सरकार है। उधर प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया कि 2019-20 में खरीदे 3.44 लाख मीट्रिक टन धान की अभी तक कस्टम मिलिंग पूरी नहीं की जा सकी है।
केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में जमा करने के लिए 28 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराने की अनुमति दी थी, लेकिन 24 लाख मीट्रिक टन चावल ही जमा कराया जा सका है। मंत्री ने इसकी वजह आदेश मिलने में देरी और कोरोना काल की दिक्कतों को बताया। इस मसले पर विपक्ष के हंगामे की वजह से मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और मुख्यमंत्री ने इस विषय पर अलग से आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव रखा। 3,44,000 जो मीट्रिक टन धान है वो अभी कुछ समिति स्तर पे है और कुछ संग्रहण केंद्र में है, और चूंकि अभी इसका कस्टम मिलिंग का कार्य जो है प्रक्रियाधीन है, सेंट्रल पूल में जो जमा होना था उसमें उसना का ज़्यादा हमको टारगेट दे दिया गया, उतना मिलिंग क्षमता है नहीं, इस कारण से थोड़ा सा अनेक पत्राचार हुए, अनेक बार हम लोग मुलाकात हुई। इतने पत्राचार होने में जो सामान्यतः सितंबर अक्टूबर महीने में आ जाता है, इसमें विलंब हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं। इस साल भी देखें आप, सितंबर अक्टूबर से जो अनुमति मिल जाना चाहिए, इस समय जाके मुलाकात किए, तब भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी उन्होंने बोनस मान लिया, और हमको जो सितंबर में महीने मिल जाना चाहिए अनुमति, वो सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री से मैंने बात की, होम मिनिस्टर से मैंने बात की, प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अभी इस साल 3 जनवरी को मिला। जो सितंबर में मिल जाना चाहिए वो जनवरी में मिल रहा है। कस्टम मिलिंग नहीं होने से धान खराबी का मसला भी सदन में उठा। विपक्ष ने इस मामले में काम रोको प्रस्ताव लाकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। धान के कस्टम मिलिंग में कमीशन खोरी का आरोप भी विपक्ष ने लगाया। ये मुद्दा दिन भर सदन में छाया रहा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। तो कस्टम मिलिंग पर लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है सरकार से, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद बुलाया है। व्यापारियों ने जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं आज देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे। वहीं कैट का कहना है कि करीब 8 करोड़ व्यापारी हड़ताल में जुड़ेंगे। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव को लेकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के बंद का समर्थन किया है। वहीं संगठन ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। व्यापारियों ने आज देश भर में भारत बंद बुलाया है। जीएसटी के नियमों की समीक्षा की मांग की है। वहीं खबर रायपुर से, जहां आज होने वाले भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन किया है। आपको बता दें, व्यापारी संगठनों का जीएसटी के खिलाफ आज भारत बंद रहेगा। वहीं राजधानी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की ये बड़ी घोषणा है कि कांग्रेस भी इसका समर्थन करेगी। तो सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिए हैं। व्यापारियों के बंद के आह्वान को समर्थन देने के निर्देश दिए गए हैं। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ये बड़ी घोषणा की है। आज होने वाले भारत बंद का कांग्रेस पूरा समर्थन करेगी। और विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पक्ष रखा। आशा निराशा में बदल गया। जन घोषणा पत्र से लोगों के मन में आशाएं थीं। राज्यपाल का यह अभिभाषण रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन। किसानों के आंसुओं से जितना धान भीगा उतना बारिश से नहीं भीगा। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए कितनी न्याय वाली है, ये भी नहीं पता। वहीं भूपेश सरकार ने स्थानीय वन उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए नया कदम उठाया है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ है कि सरकारी विभाग राज्य लघु वनोपज संघ से ही आयुर्वेदिक दवा, प्रसंस्कृत उत्पाद और हर्बल खरीद पाएंगे। बाजार जाने के लिए एनओसी चाहिए होगी। इसके अलावा सरकार ने फैसला लिया है कि कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य में होगी। इतना ही नहीं, अब धान के बाद चावल की भी नीलामी की जाएगी। दरअसल इस साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने उम्मीद जताई है कि केंद्र हमसे 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेगी। उन्होंने कहा कि नहीं लेने की स्थिति में हमने 2 विकल्प रखे हैं। इसमें पहला, खुले बाजार में धान की नीलामी, फिर कस्टम मिलिंग कर चावल की नीलामी करेंगे।
केंद्र सरकार के पुल में 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुमति मिला है, जो जारी है। राज्य के पुल में 24 लाख मीट्रिक टन की ज़रूरत होती है हमारे पीडीएस एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए। इस प्रकार जो हम धान की खरीदी किए हैं उसमें 71 लाख मीट्रिक टन धान इसमें चावल में इसका उपयोग हो जाएगा, लेकिन शेष जो 20.7 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसका निष्पादन कैसे किया जाए, ये आज के कैबिनेट का महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। केंद्र सरकार ने जो कहा उसको पूरा कर रही है, और फिर सरकार के पास में तो दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े एडवाइजर हैं। अगर अभी धान के सीजन में धान बेचेंगे तो क्या उसका अच्छा रेट मिलेगा? अगर उसका अच्छा रेट कब मिलेगा? जब धान की कमी होगी, जब धान खप जाएगा तब होगा। अगर मिलिंग के समय अभी ये धान बेचेंगे तो उसका अच्छा रेट मिलने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को कॉमर्शियल तरीके से धान के बेचने का काम करना चाहिए। वहीं बालोद में सरपंच की मनमानी से परेशान पंच अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जहां सरपंच के पक्ष में 3 और खिलाफ में 18 मत पड़े। मामला भरदा कला ग्राम पंचायत का है, जहां पंचों का कहना है कि सरपंच की मनमानी के कारण गांव का विकास नहीं हो पा रहा था। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए जनता मोहताज थी, जिसके लिए 1 साल का अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन सुधार नहीं हो पाया, जिसके चलते अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पुलिस प्रशासन और राजस्व टीम की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से प्रक्रिया हुई। अविश्वास प्रस्ताव में सरपंच लक्ष्मीबाई मेरिया के पक्ष में 3 मत और उनके खिलाफ 18 मत पड़े, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। जब से सरपंच अपने पद में चुन के आई थी, तब से अपने मनमानी रवैये से हम परेशान थे। उनके मनमानी रवैये से हम परेशान थे। कई कार्यों को कराने के लिए हमें बार बार प्रस्ताव करना पड़ता था। प्रस्ताव होने के बाद भी गांव में विकास का कार्य नहीं प्रारंभ हो रहा था। बिजली पानी जैसे मूलभूत समस्याओं से हम जूझ रहे थे। शासन के माध्यम से जो योजना आती थी उसके निर्माण के लिए कमीशन की मांग करती थी। आज ये मतदान शांतिपूर्ण रहा विश्वास प्रस्ताव का। ग्राम पंचायत भरदा कला के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही की गई, जो कि सभी सदस्य उपस्थित रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही की गई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। आगे बढ़ेंगे। कोरिया में भूस्खलन के बाद से बंद पड़े स्टेट बैंक की हल्दीबाड़ी ब्रांच को फिर से खोलने की मांग तेज हो गई है। तो इलाके के पार्षदों ने इस संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और 1 हफ्ते में बैंक नहीं खोलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें 1 फरवरी को भूस्खलन आने के बाद से हल्दीबाड़ी स्टेट बैंक बंद कर दिया गया था। वहीं 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक बैंक वापस नहीं खुला है। लोगों का कहना है कि इस वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 25 दिन पूर्व हल्दीबाड़ी में 1 फरवरी को भूस्खलन से जो हल्दीबाड़ी का स्टेट बैंक का ब्रांच था उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी तक 25 दिनों बाद भी स्थिति समान होने पर भी वह ब्रांच चालू नहीं किया गया, जिससे कि पूरे नागरिकों को, पूरे श्रमिकों को और व्यापारियों को खासकर बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और सभी सम्मानीय एमआईसी के साथी और पार्षदों ने यहाँ पर संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब को, और अब हम उसकी प्रतिलिपि जाकर स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर को देंगे। और आने वाले 1 सप्ताह में अगर जो शाखा यथावत चालू नहीं होती है तो फिर हम आंदोलन करेंगे और उस शाखा को प्रारंभ करने के लिए हम उच्च अधिकारियों से मांग करेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी व्यापारी हैं जिनका लेन देन स्टेट बैंक से है, जिनके खाते हैं, वो हल्दीबाड़ी से जो शाखा है स्टेट बैंक का उससे होता है। और चूँकि गुदरीपारा में भी वो लोग अपना काम कर रहा है, उससे व्यापारियों को, आम नागरिकों को, पेंशनधारियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में इनकी ये मांग है कि वो फिर से उसका संचालन पूर्वक हो। इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने एक आवेदन दिया हुआ है। चलिए अगर अब बात करें कोरोना की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है। नवगठित जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी दिन पर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पेंड्रा स्थित एक्सिस बैंक के 2 कर्मचारी पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है।
और दोनों कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की विशेष निगरानी में होम क्वारंटीन में रखा गया है। जिले में अब तक 1429 मरीज मिले हैं, जिसमें 1411 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 9 लोगों का इलाज जारी है। अब तक कोरोना से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बहरहाल एक बार फिर कोरोना के संक्रमितों की संख्या में इजाफे को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है और स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कर रहे हैं। तो कोरोना की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक और जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कई बड़े महानगरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रायगढ़ में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन के निर्देश के बाद जहां मास्क की चेकिंग बढ़ाई गई है, वहीं महानगरों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं सीएमएचओ ने बताया है कि एयरपोर्ट से आए यात्रियों की जांच के लिए जिले की सीमा पर टीम तैनात की जा रही है। वहीं कोई भी यात्री संक्रमित पाया जाता है तो पहले की तरह ही आइसोलेट किया जाएगा और मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में भी कड़ाई बरती जा रही है। दिल्ली से आने वाले लोगों मतलब वहाँ पे चूँकि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम लोगों को निर्देश आया हुआ है कि जो लोग भी महाराष्ट्र, दिल्ली से आ रहे हैं उन लोग की स्क्रीनिंग करनी है और उनको जो पुराना हमारा एसओपी था उनको आइसोलेट करके रखने का, उनका टेस्टिंग कराने का, ये सब हम फिर से पालन कर रहे हैं। तो इसके लिए रेलवे स्टेशन में हम टीम बैठाए हैं, बस स्टैंड में बैठाएंगे और जो कुछ बॉर्डर एरिया है इधर झारसुगड़ा से आने वाले जो कि एयरपोर्ट है वहाँ से जो लोग भी आ रहे हैं तो उनका भी स्क्रीनिंग कराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायगढ़ से, जहां नगर निगम ने बकायादार दुकानदारों को नोटिस भेजा है। राजस्व में कमी को देखते हुए दिए गए नोटिस में दुकान निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल जूट मिल रोड पर नगर निगम मद और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे और दोनों कॉम्प्लेक्स में 200 से अधिक दुकानें हैं, लेकिन इन दुकानदारों ने 2014 से किराया जमा नहीं किया। दुकानदारों का कहना है कि कॉम्प्लेक्स पूरी तरह जर्जर हो गया है, लेकिन बार बार आवेदन देने के बाद भी मरम्मत नहीं की गई। वहीं राजस्व विभाग के प्रभारी का कहना है कि लंबे समय से किराया जमा नहीं हो रहा है, इसलिए दुकान निरस्त करने का फैसला लिया गया है। दुकानें निरस्त करने के बाद नए आवंटन से पहले स्थिति में सुधार कर लिया जाएगा। खुलेंगी कैसे, सवाल ये उठता है, क्योंकि कोई रख रखाव नहीं आ रहा है। सारे छतें जो हैं वो सीपेज होती हैं, ऊपर के दुकानों का भी खस्ता हाल है, सामने के जो बालकोनी है वो भी धंस रहे हैं, प्लास्टर भी झड़ झड़ के ऊपर से गिर रहा है, सीढ़ी का हाल भी बुरा हाल है। कब सीढ़ी भसक जाए, कब चढ़ते हुए कोई दुर्घटना घट जाए कोई भी नहीं बोल सकता। रंग रोगन तो होता ही नहीं है। जब से कॉम्प्लेक्स बना है शायद मेरे ख्याल से तब से रंग रोगन भी नहीं हुआ है इस कॉम्प्लेक्स में अभी तक, जिस वजह से यहाँ के व्यापारी वर्ग सब के सब त्रस्त हैं। जूट मिल क्षेत्र में हमारी स्वावलंबन योजना की भी दुकानें हैं और निगम मद की भी दुकानें हैं। तो उन सभी दुकानों का लगभग जो है 2014 से कई दुकानों का प्रीमियम भी जमा नहीं हुआ है और किराया भी कई दुकानों का जमा नहीं हुआ है। तो लगभग 1 लाख से जो ऊपर है उन दुकानों को जो है निरस्त करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और उसके अनुशंसा हम लोगों ने MIC में करी है। मुंगेली में प्रेरक संघ ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। प्रेरक संघ का आरोप है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि प्रदेश में जितने दैनिक वेतन भोगी हैं सभी को सिविलियन किया जाएगा, लेकिन सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद भी कर्मचारियों का संविलियन नहीं किया गया है, जिसके चलते सैकड़ों कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लिखित में दिए थे कि हम लोग, हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों को 1 साल के भीतर रोजगार देंगे और हमारी मांग है कि योग्यता के आधार पर हम लोगों को नियमित रोजगार दिया जाए। 10 दिवस के भीतर हमारी मांग को समाधान नहीं करते हैं सरकार तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे।
इधर छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग तरह तरह के आयोजन करता है। इनमें चित्रकारी, निबंध लेखन और साइकिल यात्राएं शामिल हैं। इसके लिए हर साल बकायदा बजट भी आवंटित होता है। लेकिन जिस तरह से वन्य जीवों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे पता चलता है कि ऐसे आयोजन कितने कारगर हैं। पशु प्रेमी भी इन आयोजनों को सरकारी पैसों का दुरुपयोग बता रहे हैं। पशु प्रेमियों का कहना है कि इन आयोजनों से लोगों में कोई जागरूकता नहीं आएगी। और आइए आगे बढ़ेंगे। बालोद में नाबालिग की मौत पर हुई पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। दरअसल बालोद के सरेखा गांव में 3 फरवरी को एक नाबालिग की मौत हुई थी। पुलिस का मानना है कि नाबालिग की मौत ट्रैक्टर से गिरने से हुई थी। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, ऐसी हम लोग मांग किए सर। और आशीष दीवान डिप्टी कलेक्टर द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि इस पर नए सिरे से पुनः जांच करवाता हूं और आप लोगों का काम पूर्ण होगा ऐसे करके। पर हमने और उनके मांग किए कि सर पूर्व में जो घटना है उस पर भी अभी तक तस्दीक नहीं किए गए हैं, तो उसको भी बारीकी से पुनः सिरे से और जो भी हत्याकांड के आरोपी हैं तत्काल उनको सजा दिलाई है, ऐसे हमने मांग किया। इधर जशपुर के पत्थलगांव स्टेट बैंक में एक महिला से हजारों रुपए के लूट का मामला सामने आया, जिसमें बैंक के अंदर ही एक शख्स ने 11,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला पैसे जमा करने के लिए काउंटर में खड़ी है, तभी अचानक अज्ञात शख्स ने पीछे से पासबुक सहित पैसे झपट लिए। गेट के अंदर लाइन में खड़ी थी, फिर पीछे से एक व्यक्ति मास्क पहन के आया, फिर दिखाओ कैसे भरी है बोल के छीन के ले गया। आइए कांकेर की बात करेंगे। सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 7 नक्सली कैंप ध्वस्त किए गए हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए हैं। डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी का संयुक्त ऑपरेशन था। महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ हुई। तो आपको बता दें, भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुआ है। वहीं मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया गया है।